आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज़ सॉल्ट ब्रिज। तो इस टॉपिक को करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे वाला चैप्टर जो है वो रिकॉल करते हैं। कल हमने क्या किया था, हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, हम कैसे उन सेल को बना सकते हैं और उन सेल्स को बनाने का क्या बेनिफिट है, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही थी हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो ये थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे या जो फ्लो था इलेक्ट्रॉन्स का, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इजीली। वो क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वो इसलिए नहीं हो पा रहा था बिकॉज क्योंकि जो Zn2 पॉजिटिव हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर और जो सल्फेट आयंस हैं राइट साइड के ऊपर, वो अलाउ नहीं कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को कि वो फ्लो करें। ओके, ये बेसिक रीज़न था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक ब्रिज बनाया जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये हमारी कैसे हेल्प करता है लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके फ़्लो को बनाने के लिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले है कि व्हाट इज़ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? बेसिकली सॉल्ट ब्रिज जो है एक इन्वर्टेड ट्यूब टाइप का होता है। यहाँ पे हमने ओके, यहाँ पे ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये हमने कल डिस्कस किया था। और यहाँ पे बस एक चीज़ की एडिशन है, वो है ये सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये हमारा है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज कैसा है? एक इन्वर्टेड ट्यूब जैसा है। ओके, जिसके एक एंड में क्या है, एनोड है, और दूसरे एंड में क्या है, कैथोड है। ओके, अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये सबसे पहले कैसा होना चाहिए, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या फिल किया करें हम जिससे कि हमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हेल्प मिले। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फिल करेंगे हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ओके, अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर सकते हैं, वो हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज कि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट नहीं होगा, यानी कि वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो वो क्या करेगा, या तो वो जिंक के साथ रिएक्ट कर सकता है और या फिर कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकता है, और अगर हम कोई और मेटल यूज़ कर सकते हैं तो उसके साथ भी वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रिएक्ट कर सकता है। रिएक्टिविटी ना हो इस सॉल्ट ब्रिज की और हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो ख़राब ना हो, इसीलिए हम जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या यूज़ करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट? KCl हो सकता है, वो इनर्ट है, K2SO4, KNO3, NH4Cl। ओके, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल्स हैं जो हो सकती हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर। अब आता है कि क्या जो सॉल्ट ब्रिज है, यानी कि ये जो ट्यूब है, इसके अंदर सिर्फ KCl होगा या फिर कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा? नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि जो KCl है उसके अंदर हम एक पाउडर डालते हैं, वो है अगर अगर पाउडर। ये जो पाउडर है ये एक सेमी लिक्विड यानी कि एक जेली की फॉर्म में होता है। इसका जो मेन मोटिव है पाउडर का, वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं होने देता। ओके, यानी कि जब हम ये अगर अगर पाउडर डालते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं ये अपनी पोजीशन पे रहता है और आयंस की जो मोबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है। ओके, ये बेसिक फंक्शन है अगर अगर पाउडर का। तो यहाँ तक तो था कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या फिलिंग होती है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जो फर्स्ट फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का वो है मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स। ओके, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर किया था कि यहाँ पे जो Zn पॉजिटिव आयंस हैं, इस साइड पे जो Zinc2 पॉजिटिव के आयंस हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, किसको नहीं अलाउ करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो ऊपर जाके कॉपर के साथ रिएक्ट करें। और जो सल्फेट आयंस हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से
के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस जाते हैं। ओके, सो Cl नेगेटिव आयन यहाँ जाएंगे, के पॉजिटिव यहाँ जाएंगे। ठीक, हाफ सेल सबसे पहले हम लेफ्ट वाला कंसीडर करते हैं। लेफ्ट साइड क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। ओके, तो ये वाला जब हमने हाफ सेल कंसीडर किया, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो अलाउ नहीं कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को कि वो ऊपर जाएं। ओके, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है जो फ्लो करें। ओके, बेसिकली सो यहाँ पे इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर यहाँ पे जो क्लोराइड आयंस हैं ये इधर वाली साइड मूव करेंगे। ओके, Cl नेगेटिव आयंस जब जिंक पॉजिटिव आयंस के साथ आएंगे तो जिंक पॉजिटिव आयंस, ओके फॉर एग्जांपल ये जिंक पॉजिटिव आयंस हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से क्लोराइड आयंस आ रहे हैं। ओके, ये जो जिंक 2 पॉजिटिव था जिसका ध्यान इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ था, क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, इसका ध्यान जब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ था, लेकिन जब उसने देखा कि 2 क्लोराइड आयंस फॉर एग्जांपल आ रहे हैं KCl से, तो इसका जो Zn2 पॉजिटिव है इसका जो पूरा ध्यान है वो 2 इलेक्ट्रॉन से हट कर ये क्लोराइड आयंस की तरफ चला गया। ओके, अब क्या होगा, अब जिंक जो 2 पॉजिटिव है ये क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करेगा और जिंक क्लोराइड फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ओके, यानी कि बेसिकली जो आयंस हैं क्लोराइड के वो जिंक के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए यहाँ तक जाने के लिए। ओके, सो अब इस हाफ सेल की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ ही नहीं हो रहा था ऊपर जाने के लिए, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पे है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है दूसरे हाफ सेल की तरफ। ओके, सेकेंड हाफ सेल में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सल्फेट आयंस हैं। ठीक है, ये सल्फेट आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, बिकॉज ये भी नेगेटिवली चार्ज हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज हैं, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो K पॉजिटिव आयंस हैं ये क्या करेंगे, इस वाली साइड से इधर मूव करेंगे। ओके, सो जब ये K पॉजिटिव आयंस यहाँ पे सॉल्यूशन में आएंगे तो जो SO4 नेगेटिव आयंस हैं उनका ध्यान K पॉजिटिव की ओर चला जाएगा, बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉपर 2 पॉजिटिव गेन कर सकता है। ओके, सो इन KCl को डालने की वजह से या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो हो गया स्टार्ट। ओके, दोबारा से। सो अब क्या हो गया, KCl की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है, ओके, कहीं पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कहीं पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, या एक साइड लूज कर रहे हैं, दूसरी साइड गेन कर रहे हैं। सो न्यूट्रलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो मेंटेन्ड है। ओके, सेकेंड फंक्शन जो है वो है कंप्लीट द सर्किट बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये सेम फंक्शन ही है कि जो KCl है या फिर सॉल्ट ब्रिज है, इसका फंक्शन यही है कि ये क्या करता है, कंप्लीट करता है सर्किट को। सर्किट को कैसे कंप्लीट करेगा, जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ओके, चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ओके, सो सर्किट कंप्लीट कर रहा है और दूसरी चीज़ क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ कर रहा है। ओके, सो दोनों फंक्शन फर्स्ट टू सेम ही है ऑलमोस्ट। थर्ड फंक्शन इज मेंटेनिंग द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ओके, ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, सो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हाफ सेल्स में, हो क्या रहा है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी जगह को छोड़ता है तो वो अपने पीछे एक होल छोड़ के जाता है। होल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के जाता है। ओके, सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो उन्होंने अपना पॉजिटिव चार्ज छोड़ा। ठीक है, तो देखो जिंक का सिर्फ एक एटम तो है नहीं, ठीक है, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, काफ़ी सारे एटम्स हैं हमारे पास, पूरी जिंक रॉड है तो वो बहुत सारे दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इधर वाली साइड जो राइट साइड है वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है।
ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का एक जंक्शन जो है क्रिएट हो गया है दो लिक्विड्स के बीच, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ओके, सो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्यों आया है? ये आया है किसकी वजह से? जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है। सो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? इस जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन का पोटेंशियल है इसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। ओके, सॉल्ट ब्रिज के बेसिकली 3 फंक्शंस हैं, जिनमें से 2 फंक्शंस जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन था मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल, यानी कि हाफ सेल के पास अब कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रहती। ओके, देखो अगर हम सिर्फ जिंक वाली साइड ही अटैच करें, यानी कि हम लेफ्ट साइड ही अटैच करें, जिंक रॉड लें और उसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दें जस्ट, ओके, और ये वाली साइड ना लें, ठीक है, तो क्या होगा कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ओके, कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो उस केस में वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे राइट साइड पे कॉपर को अटैच करते हैं तो क्या होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं उसको गेन कौन कर लेता है? दैट इज कॉपर। ओके, सो अब क्या हो रहा है, जब हमने दोनों रॉड्स को अटैच कर दिया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो गई। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम हो गई है तो जो सर्किट है उनका वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट वाज मेंटेनिंग द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ओके, सो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वो पॉजिटिव चार्ज इस साइड क्रिएट हो जाएगा और इस साइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो उसको बोलते हैं हम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये तभी मेंटेन होगा जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाएगा और एक होल को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर पहुँचेगा तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव। ओके, जब ये मेंटेन रहेगा तभी हम बोलेंगे कि जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है दैट इज मेंटेन्ड। ओके, सो अब हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो पूरी तरह से बन गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम क्या कर रहे थे? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक है, पिछले वाले फर्स्ट जो सेल था उसमें क्या था, हम एक बीकर यूज़ कर रहे थे, सो उसकी वजह से सिर्फ हीट प्रोड्यूस हो रही थी, करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। सेकंड हमने उसकी मॉडिफिकेशन की, हमने 2 बीकर यूज़ करने स्टार्ट किए। 2 बीकर यूज़ करने से क्या हुआ? करंट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी, बिकॉज जो जिंक 2 पॉजिटिव है और जो सल्फेट आयंस हैं वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, और उससे बचने के लिए हमने क्या लगाया? एक सॉल्ट ब्रिज। ओके, यहाँ तक जो है हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर द सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो कभी भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज अटैच करना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? सो फर्स्ट कंडीशन जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। ओके, इनर्ट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव इसलिए होना चाहिए ताकि वो जो जिंक है या फिर कोई भी मेटल है उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, जो भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन जो है वो है सॉल्यूबल होना चाहिए। ओके, देखो अगर इलेक्ट्रोलाइट हम सॉलिड स्टेट में लेंगे, ठीक है, जो सॉल्यूबल नहीं होगा, तो होगा क्या कि जो आयंस हैं वो ही नहीं जनरेट हो पाएंगे। ठीक है, आयंस कब जनरेट होते हैं? जब हम किसी भी पाउडर फॉर्म में या किसी भी चीज़ को हम सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तभी आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम उसको सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं लेंगे इलेक्ट्रोलाइट को, तो उसके आयंस ही नहीं प्रोड्यूस होंगे, और अगर आयंस नहीं बन रहे हैं तो क्या होगा? तो वो जो जिंक के साथ या फिर सल्फेट है उसके साथ जो है वो कंबाइन नहीं कर सकते। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट का सबसे पहले नॉन रिएक्टिव होना ज़रूरी है, देन सॉल्यूबल होना ज़रूरी है ताकि आयंस जो हैं वो नीचे सॉल्यूशन तक पहुंच सके।
नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोलाइट मस्ट हैव गुड आयनिक मोबिलिटी। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सॉल्यूबल फॉर्म में है, उसके पास आयंस भी हैं लेकिन वो आयंस मूव ही नहीं कर रहे, उनका साइज इतना बड़ा हो कि वो मूव ही ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का चाहे वो इनर्ट ही क्यों ना हो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, बिकॉज क्योंकि उनकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो बहुत कम होगी। ओके, मोबिलिटी जो है वो बेसिकली क्या होती है, आयंस की मूव करने की जितनी भी क्षमता है उसको हम बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। ओके, यानी कि आयंस जिस भी स्ट्रेंथ से मूव कर सकते हैं वो है आयनिक मोबिलिटी। अगर आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो आयंस को आसानी होगी कि वो अच्छे से मूव कर सकें। ओके, अगर आयंस अच्छे से मूव कर पा रहे हैं तो क्या होगा, होगा क्या कि वो सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे, और अगर सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे तो जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयंस इनके साथ कंबाइन कर सकते हैं। ओके, so next is equal mobility of cations and anions। okay, so equal mobility ऑफ कटायन एंड अनायन का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि के पॉजिटिव तो जल्दी से मूव कर जाए लेकिन क्लोराइड पीछे रह जाए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल देखो, अगर क्लोराइड आयंस की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है मान लो, ठीक है, तो क्लोराइड आयन नीचे पहुंच गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, वो भी ऊपर चढ़ गए। ठीक है, अब देखो अगर के पॉजिटिव की आयनिक मोबिलिटी बहुत कम है तो के पॉजिटिव सल्फेट के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर अगर पहुंच भी गए तो वो जो कॉपर है उसको गेन ही नहीं कर पाएगा। ओके, बिकॉज क्लोराइड आयन की जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा थी लेकिन जो के पॉजिटिव है उसकी मोबिलिटी बहुत कम थी। सो जो आयनिक मोबिलिटी है कटायंस की और अनायंस की ये दोनों सेम होनी चाहिए बिल्कुल। ओके, सो ये है बेसिक कंडीशन सॉल्ट ब्रिज की, कि अगर हमें सॉल्ट ब्रिज को अटैच करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ तो हम कैसे कर सकते हैं और कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, नेक्स्ट टॉपिक है सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बना लिया। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल करंट भी प्रोड्यूस कर लिया। सो नेक्स्ट टॉपिक है सेल रिप्रेजेंटेशन। सो जैसे आप केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में, वैसे ही जो सेल रिएक्शंस हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डिफरेंट फॉर्म में। ओके, सो सेल रिप्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये है कि जैसे हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं वो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ताकि हमें जो रिएक्शन है वो इजीली समझ आ सके। ओके, क्लास 10th का आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लिखते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। और अगर इसी रिएक्शन को हमें केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो, बहुत इजीली लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे, Mg+O2 गिव्स MgO। ओके, एंड उसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, सो जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस को इजीली कन्वे करने के लिए होती हैं। ओके, सो सिमिलरली सेल रिप्रेजेंटेशन है कि हमें सिर्फ एक लाइन देख के ही समझ आ जाए कि जो सेल रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है। ओके, सो सेल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार रिकॉल कर लो कि जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, और जो राइट साइड है वहाँ पे क्या हो रही थी, रिडक्शन। ओके, सो सिमिलर वे में लिखेंगे। पहला रूल ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन हों या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज हों, सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखते। ओके, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स या 4, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो हम नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन जब हम मेटल के ऊपर चार्ज लिखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए होंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखनी है। ओके, सो लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, M/Mn पॉजिटिव। ओके, सो M/Mn पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो M है उसने n इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और क्या बना दिया है, Mn पॉजिटिव। बिकॉज हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते तो इसीलिए हमने लिखा है M/N
पॉजिटिव। ओके, तो ये क्या थी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एम ने एन इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और क्या बना दिया, एम एन पॉजिटिव। ठीक है, अब हम डबल स्लैश लिखेंगे और उसके बाद क्या है, एम एन पॉजिटिव स्लैश एम। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो एम एन पॉजिटिव था कोई भी मेटल, उसने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और क्या फॉर्म कर दिया, एम मेटल। ओके, जो सॉलिड स्टेट में था। तो अब हमें एन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी नहीं लिखने, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एम एन पॉजिटिव गिव्स एम सॉलिड स्टेट। ओके, सो ये थी एक सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो डबल स्लैश है ये है सॉल्ट ब्रिज का सिंबल। ओके, सो जब भी किसी सेल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे ये दो स्लैश होंगे तो उसका मतलब है कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने सॉल्ट ब्रिज को अटैच किया है। ओके, ये तो थी जर्नल रिप्रेजेंटेशन कि हम जर्नली किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जिंक मेटल होगी और कॉपर मेटल होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम किसी भी मेटल से फॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास जिंक जो है वो है मेटल और कॉपर मेटल है, तब हम कैसे सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो लिखते हैं। सो यहाँ पे जिंक जो था वो क्या था, अपनी सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, उसकी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, लेकिन जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, पिछली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और उसने क्या बना दिया, Zn2 पॉजिटिव। सो Zn स्लैश Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने नहीं लिखनी है। उसके बाद सिंबल सॉल्ट ब्रिज का, देन कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव था, उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे और क्या बना दिया था, कॉपर 0। ये नॉट का साइन डिनोट करता है कि जो कॉपर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0। यहाँ पे सिमिलरली जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। ओके, हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके, तो हमेशा ये रिडॉक्स रिएक्शंस ही होती हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ओके, सो अब आते हैं कि हम जो जैसे हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं वैसे हम सेल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। सो सिमिलर यहाँ पे भी वही रूल है कि सेल रिएक्शन के अंदर या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखना है। ओके, सो आप रिएक्शन लिखने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अपनी जो हाफ सेल की वो रिएक्शंस है वो लिख दोगे। अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही थी, उसके अंदर की रिएक्शन थी Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो रिडक्शन हाफ सेल है उसकी क्या रिएक्शन थी, उसकी रिएक्शन थी कॉपर 2 पॉजिटिव, इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव कॉपर मेटल। ओके, सो अब जब आपको एक पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन लिखनी है तब आप क्या करोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कैंसिल कर दोगे। ओके, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिख लोगे और जो राइट साइड है यानी कि जो एरो के बाद है उसको हम एरो के बाद लिख लेंगे। ओके, सो अभी एरो के पहले क्या है, Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, तो इसको लेफ्ट साइड पे विच गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए। तो अब हमारे पास जो सेल रिएक्शन है वो क्या आ गई, तो अब हमारे पास सेल रिएक्शन आ गई Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ओके, यहाँ पे नीचे आपको दिख रही होगी केमिकल रिएक्शन या फिर सेल रिएक्शन जो हम बोलते हैं। सो ये थी सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है तो सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके,
सो जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल। सो बेसिक जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, तो उनमें जो मेटल्स जो हैं और उनके आयंस के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली हम ईएमएफ भी बोलते हैं सेल की। सो बेसिकली ये क्या होती है, ये होती है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ही हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। और जो डेफिनेशन है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि हम सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो उसकी प्रेजेंस में जो मेटल है और उसके आयंस हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो अब ये ईएमएफ कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर जो ईएमएफ है वो डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। ओके, सो नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस का मतलब ये है कि क्या वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर सकती है मेटल या फिर वो रिडक्शन कर सकती है मेटल, ठीक है। और वहाँ पे जो मेटल है उसका साइज़ कितना है, ठीक है, वो बहुत लार्ज साइज़ में है, ठीक है। आयंस प्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं, उन आयंस की मोबिलिटी कितनी है। सो ये सब फैक्टर जो हैं ये डिपेंड करते हैं ईएमएफ पे, और वी कैन से दैट ये जो फैक्टर्स हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तभी होगा जितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे। सो आयंस की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ईएमएफ के लिए। ओके, अगर आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी तो ईएमएफ भी कम होगा, बिकॉज फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर जो है वो भी जो ईएमएफ है सेल की उसको इफ़ेक्ट करता है। ओके, बिकॉज वी नो दैट मेटल्स जो हैं वो टेम्परेचर से रिएक्ट करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हीट हो, ठीक है, तो कई बार जो रिएक्शंस हैं वो नहीं परफॉर्म होती, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में कुछ जो रिएक्शंस हैं वो बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाती हैं। सो टेम्परेचर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। बिकॉज देखो, अगर जो टेम्परेचर ज़्यादा है और जो मेटल है वो टेम्परेचर ज़्यादा के अंदर जल्दी रिएक्ट कर रही है, जल्दी रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो क्या होगा, ईएमएफ की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। सो दैट्स वाई कि जो ईएमएफ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। So these were the factors on which the EMF of the cell is depending. Okay, first was nature of metal and its ions, second was concentration of ions, and third and the last one was temperature. Okay, so next is standard EMF of the cell. Topic is standard electric potential, that is standard EMF. सो जो ईएमएफ होती है सेल की, अगर हम उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर मेजर करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं अगर इनके अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो जब हम जो ईएमएफ है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो ईएमएफ क्या होगी, दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या है, जो ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, सो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑक्सीडेशन की भी होगी और रिडक्शन की भी होगी। ओके, सो फॉर ऑक्सीडेशन क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसीलिए हम जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे जो ईएमएफ है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज ई एम दिस वन। ओके, एम स्लैश एम एन पॉजिटिव। ओके, एम स्लैश एम एन पॉजिटिव मतलब कि जो रिडक्शन है वो नहीं हो रही, वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि लॉस जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे
सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारी रिएक्शन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ क्या है, ई एम स्लैश एम एन पॉजिटिव। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और यहाँ पे ये है ई नॉट ऑफ द सेल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो सिमिलर क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि जब रिडक्शन होगी, रिडक्शन क्या थी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो रिडक्शन जब होगी तब जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एम एन पॉजिटिव स्लैश एम। ओके, सो एम एन पॉजिटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और क्या बना दिया, एम एटम बना दिया। ओके, सो ये था रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली जब हम रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो IUPAC है उसके अकॉर्डिंग हम कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग हम जब भी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे या फिर सेल रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे और जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब भी हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही देखेंगे। ओके, सो रिडक्शन पोटेंशियल पे ही उनका मेन कंसंट्रेशन था कि रिडक्शन पोटेंशियल की ही कैलकुलेशंस होगी। तो इसके लिए अभी देखो कुछ रिएक्शंस के लिए जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, सो जब भी क्वेश्चंस के अंदर या फिर रिएक्शंस के अंदर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा तब हम उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल में पहले कन्वर्ट करेंगे। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल में इसलिए हमेशा कन्वर्ट करते हैं बिकॉज IUPAC के अकॉर्डिंग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं करना है। ओके, सो इसीलिए जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, देन वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। ओके, सो EMF ऑफ द सेल आपको पता ही है कि EMF सेल की क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल। नाउ आते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं EMF ऑफ द सेल। सो जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो परफॉर्म की तो उसका एक पर्टिकुलर EMF होगा जिसको हम बोलेंगे EMF ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, सो नेक्स्ट राइट साइड में हमने क्या किया था, हमने रिडक्शन परफॉर्म की थी तो उसका अलग EMF होगा। तो टोटल EMF ऑफ द सेल क्या आएगा, EMF ऑफ दिस साइड दैट इज एनोड प्लस EMF ऑफ दिस साइड दैट इज कैथोड। लेकिन हमने पहले ही किया है कि हम हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसीडर नहीं करेंगे, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे। सो ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बना देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब हमारे पास क्या EMF का फॉर्मूला आ गया, दैट इज E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। ओके, सो इन जनरल जो EMF है सेल की वो क्या है कि ऑक्सीडेशन वाली साइड की EMF प्लस रिडक्शन वाली साइड की EMF उनका जो सम है वो है। लेकिन बिकॉज IUPAC के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसीडर नहीं कर सकते तो दैट्स वाई ये जो नेगेटिव साइन है ये आता है। ओके, सो E सेल का फॉर्मूला क्या आ गया, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड क्या थी, राइट साइड थी और जो एनोड थी दैट वाज ऑन लेफ्ट साइड। सो EMF का फॉर्मूला एक दूसरा भी बन गया दैट इज E राइट साइड एंड E लेफ्ट साइड। ओके, सो ये थी EMF ऑफ द सेल। सो ये आपको याद रखनी है, आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको EMF निकालनी होगी। ओके, सो ये जो EMF है सेल की ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर। ओके, जैसे कि हमने पिछले जो फैक्टर्स हैं उसमें भी डिस्कस किया था कि जो EMF है वो कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जब हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और स्टैंडर्ड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं
तो जो ईएमएफ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो उसका भी सेम फॉर्मूला है, जस्ट करना क्या है, इसके ऊपर एक नॉट का साइन लगाओगे। नॉट के साइन का मतलब क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सो ये हो गया ई नॉट सेल का फॉर्मूला। ओके, सो अब हमने कर ली है ईएमएफ ऑफ द सेल एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। कल हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ के साथ रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल्स, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो स्पॉन्टेनिटी है सेल की, जो सेल रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकती हैं। ठीक है, सो उसकी क्या कंडीशंस हैं, और उसके बाद आएगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज़ नर्न्स्ट इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।